Hello, everybody. A very warm good morning to all of you. Today, we are discussing few questions from Sociological Thinkers, Chapter 4. We will be taking one question from each of the main classical thinkers, Karl Marx, Emile Durkheim, and Max Weber, and we will be discussing their classic theories. And on the basis of that, the questions that have been asked in UPSC. So let's see. First question which we are taking up is analyze the salient features of historical materialism. Now, this theory was given by none other than Karl Marx. He talks about historical materialism. Before that, the format of today's lecture and onwards will be from 10 o'clock. We will be discussing 3 questions in a go. So there would not be different videos. In one video only, we will be discussing 3 questions every day live at 10 a.m. So let's come back here. We are talking about historical materialism. So what is historical materialism? Materialism का क्या मतलब होता है? Material, we generally say that तू बहुत materialistic है. People are materialistic. Materialistic मतलब कि they give more importance to the material things of life. जमीन, जायदाद, पैसा, ठीक है? ये चीजें होती है materialistic mentality. So Karl Marx, what he says here is historical materialism, that the history of human society that was determined by the material conditions. मतलब के जो भी हमारी हिस्ट्री रही है, चाहे हम स्लेव सोसाइटी की बात करें, फ्यूडल सोसाइटी, पिछले अगर 500,000 सालों की बात करें, जैसी हमारी सोसाइटी रही है, उसमें जो भी चेंजेस आए हैं, जैसे एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से बदली है, पहले राजा प्रजा होती थी, फिर डेमोक्रेसी आई, ठीक है, उसके पहले स्लेव्स भी होते थे, ठीक है, दास होते थे. तो जो भी सोसाइटी जैसे जैसे आगे बढ़ी ह्यूमन सोसाइटी, तो दैट चेंजेस, जो भी चेंजेस आए, दे वर डिटरमिन्ड बाय द मटीरियल कंडीशंस. मटीरियल कंडीशंस मतलब कि जो लोग उस टाइम के जमीन जायदाद पे कंट्रोल करते थे और जिस तरह के उनके रिलेशंस थे, जो लोग उनके लिए काम करते थे, मान लो किंग के लिए फार्मर या पेजेंट काम कर रहा है, ठीक है, तो पेजेंट और किंग में जो रिलेशन था और किंग का जो कंट्रोल था उन मटेरियल चीजों पे, जमीन पे या लॉज बनाने पे या लेबर पे, तो दैट एक्चुअली डिटर्मिन्ड कि हमारी सोसाइटी कैसे इवॉल्व करी है, हमारी सोसाइटी कैसे आगे बढ़ी है, ठीक है. तो आई वुड नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, बट यहां पे मैं आपको बताऊंगी कि आंसर लिखना कैसे था, ठीक है. तो इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखोगे? इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि पहले तो कोई भी क्वेश्चन का अगर आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, देन यू गो फॉर द थिंकर्स नेम. आप थिंकर का नाम लिखोगे, आप थिंकर की किताब का नाम लिखोगे. तो यहां पे मैंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और द मटेरियल कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री, की जो हिस्ट्री है, जितनी भी हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री रही है, वो मटेरियल चीजों से ही आगे बढ़ी है. मटेरियल कंडीशंस थी जिन्होंने डिटरमिन किया कि सोसाइटी कैसे कैसे आगे बढ़ेगी. तो ये जो थ्योरी थी, दिस वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स, ठीक है. और उसकी किताब का नाम मैंने यहां लिख दिया है, अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. So introduction, whenever you write an introduction to any sociology optional answer, the introduction has to be with the name of the thinker and the name of the book in which he gave the theory. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब उसने बोला क्या अपनी थिंकिंग में, अपने जो थ्योरी में उसने बोला क्या. थ्योरी में वो बोलता है कि 2 कॉन्सेप्ट्स हैं. दो चीजें हैं. फर्स्ट इज इट इज वन ऑफ द सेमिनल वर्क्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है, मतलब दिस वाज अ रेवोल्यूशनरी वर्क बाय कार्ल मार्क्स. एंड उसके मेन फीचर्स देखो क्या है. फर्स्ट इज द नेचर ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी की बात करी उसने कि सोसाइटी में कैसी कंडीशंस होती हैं जिसके कारण सोसाइटी इवॉल्व करती है एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे. तो यहां पे हम देखेंगे कि ओके,
दो मेन फीचर्स हैं नेचर ऑफ सोसाइटी में। ही टॉक्स अबाउट कि ऑल द सोसाइटीज कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। सोसाइटी है ऐसे, ठीक है, नीचे बेस में मासेस रहते हैं, ऊपर छोटे से एरिया में एलिट्स रहते हैं, तो उसके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। इसको थोड़ा मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि हम जब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन या रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये है हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है एलीट्स, ये है मासेस, ठीक है। एलीट्स आर कंट्रोलिंग द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारा बेस है, जिसके बलबूते पे सोसाइटी चल रही है। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो भी हमें चीजें चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, हमें जमीन चाहिए, जमीन के ऊपर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, बिल्डिंग बनाओगे, फैक्ट्री बनाओगे, फैक्ट्री के अंदर मशीनें रखोगे, फिर लेबर को बुलाओगे, ठीक है, फिर उसके अंदर बिजली लगाओगे। दीज आर द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका कंट्रोल है कुछ चुनिंदा लोगों के पास सोसाइटी में, कुछ बिजनेस टाइकॉन्स, ठीक है। और फिर वो बात करता है सोसाइटी में क्या है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशन मतलब कि जो ओनर है, फैक्ट्री ओनर और फैक्ट्री वर्कर में व्हाट इज द रिलेशन। इकोनॉमिक रिलेशन की बात हो रही है, रिश्तेदारी की बात नहीं हो रही। इकोनॉमिक रिलेशन मतलब कि इफ वर्कर इज वर्किंग फॉर 12 to 14 hours in a day, तो how much is he getting paid? Is he getting a share out of the profit made by the owner, या सैलरी बेसिस पे रखा हुआ है, मंथली सैलरी बेसिस पे? क्या उसको कोई अपनी सोशल सिक्योरिटी है? इज ही ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और कैन ही बी, इज ही परमानेंट? तो जो उसके इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, ठीक है, कैन ही फॉर्म अ यूनियन टू नेगोशिएट हिज वेज? कोई लॉज है कि मिनिमम वर्कर को इतनी ही वेज देनी है? तो जो इकोनॉमिक रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है बिटवीन द ओनर एंड द वर्कर, उसकी बात करी है कि नेचर ऑफ द सोसाइटी क्या है, एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ माइनॉरिटी है, दोज हु कंट्रोल द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, एंड द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन आर आल्सो गवर्न्ड बाय द ओनर। उसमें वर्कर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द होल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें ओनर इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द लेबर ऑफ द वर्कर एज वेल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वर्कर यहां काम छोड़ के किसी और के पास काम करने चला जाएगा, ही इज बाउंड हियर, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, जस्ट अ मिनट, ओके। अब नेचर ऑफ सोसाइटी की बोलता है कि हर सोसाइटी में एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है जहां पे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। एंड सोशल स्ट्रक्चर यानी कि और जो एस्पेक्ट्स होते हैं आपके, नॉट जस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अलावा सोसाइटी में क्या होता है, रिलीजन होता है, पॉलिटिक्स होती है, फैमिली होती है, और जो चीजें हैं सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। फिर क्या बोलता है, अब ये कार्ल मार्क्स विल कॉमेंट ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी। He says that economic structure shapes the social structure. इसका कहने का मतलब है कि जो आपके इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, जो ओनर और वर्कर के बीच में रिलेशंस हैं, और जो ओनर ओन कर रहा है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को, दिस रिलेशनशिप, दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द सोशल स्ट्रक्चर ऑल्सो। सोशल स्ट्रक्चर मतलब पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जिसके पास कंट्रोल है पैसे का, जो बिजनेसमैन हैं जो कंट्रोल करते हैं पैसे को, अल्टीमेटली वो आपकी पॉलिटिकल पॉलिसीज को भी कंट्रोल करते हैं, देश में कैसी पॉलिसीज बन रही हैं उसको भी कंट्रोल करते हैं, वो कल्चर को भी कंट्रोल करते हैं, किस तरह के इश्यूज गर्म करने हैं मीडिया में, किस तरह के इश्यूज को बवाल मचाना है और किस तरह के इश्यूज को दबाना है, ठीक है। कल्चर या मीडिया में जो इंफॉर्मेशन जानी है वो सब। तो कार्ल मार्क्स सेज कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, दोज हु आर द बिजनेसमैन जो ओन कर रहे हैं इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, दे कंट्रोल ऑल द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, बी इट पॉलिटी, बी इट कल्चर। क्लियर है? अब नेक्स्ट इसमें क्या है, सेकंड पॉइंट है चेंज इन सोसाइटी। फर्स्ट हमने बात करी नेचर ऑफ सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी में चेंज कैसा आता है। एक सोसाइटी
एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे कैसे बढ़ती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा, मैं आपको बैकग्राउंड देती हूँ कि पहले हम आदिवासी थे, हम प्रिमिटिव लिविंग बींग्स थे, ठीक है, एवरीबडी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी का। वहां से फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, एक स्टेज आती है मिडिल एजेस में, फ्यूडल स्टेट्स, जहां पे अगर आप ऐसे मान लो कि एक जमींदार है जो लैंड को ओन करता है और उसके अंडर एक उसका एग्रीकल्चर लेबरर है जो उसी के जमीन पे काम करता है, बॉन्डेड लेबर है, कहीं और काम नहीं कर सकता। तो उसकी जो लेबर है दैट इज बाउंड ऑन दैट पीस ऑफ लैंड ओन्ड बाय दैट पर्टिकुलर जमींदार। इस रिलेशन में जमींदार कैन एक्सप्लॉइट दैट स्लेव, उसको स्लेव ही आप बोलोगे, ठीक है, सर्फ बोलते हैं वैसे, सर्फ को वो एक्सप्लॉइट करता है क्योंकि वो कहीं और नहीं जा सकता। फिर कुछ चेंजेस जब नेक्स्ट सोसाइटी आती है तो फ्री लेबर का कॉन्सेप्ट आता है। फ्री लेबर मतलब अब जो वो वर्कर है दैट कैन गो एनीवेयर। आज की तारीख में भी यही है कि वर्कर, एक मजदूर किसी भी के साथ जाके काम कर सकता है जहां उसको दाम अच्छा मिलता है। तो ये चेंजेस की हम बात कर रहे हैं कि सोसाइटी में चेंजेस कैसे आते हैं। इसी चेंज पे कार्ल मार्क्स ने कमेंट किया है कि सोशल चेंज इन सोसाइटी टेक्स प्लेस ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन, कुछ चीजों में कॉन्ट्राडिक्शन होती है तभी सोसाइटी में एक चेंज आता है। कुछ कहीं तो अड़ती हैं चीजें, कहीं तो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण चेंज आता है। अब क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? हैव्स एंड हैव नॉट्स, इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होती है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन? हैव मतलब जो ओन कर रहे हैं, जो हमने बात करी बिजनेस ओनर्स हैं जो सारा फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर रहे हैं। हैव नॉट्स वो है जो ओन नहीं करते हैं, जैसे कि वर्कर हैं, उनके पास सिर्फ अपनी लेबर है देने के लिए जिसके बेसिस पे वो अपने थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं। हैव्स हैं जो ओनर्स हैं, जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं। अब इन दोनों में जब प्रॉब्लम होगी, जब वर्कर्स लड़ेंगे कि भाई हमारी इनकम कम है, आप सारा प्रॉफिट लेके जा रहे हो, हमारी इनकम वहीं की वहीं है, फिर वो यूनियनाइज करेंगे। तो ये जब हैव्स और हैव नॉट्स, ओनर्स और वर्कर्स में जब लड़ाई होगी तब जाके सोसाइटी में एक बदलाव आएगा, तब जाके सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि ओल्ड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन एंड न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। अगेन यहीं पे मैं फिर से फ्यूडल सिस्टम का एग्जांपल देती हूँ। फ्यूडल सिस्टम वही कि जमींदार के एक जमीन पे सिर्फ उसका सर्फ यानी कि एक मजदूर काम करेगा और वो मजदूर कहीं नहीं काम करेगा, ही इज बाउंड टू दैट लैंड। अब ये एक रिलेशन है प्रोडक्शन का, रिलेशन बिटवीन द जमींदार एंड द मजदूर, ठीक है। अब चेंजेस, अब मान लो नए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आते हैं। नए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब मान लो कैपिटलिज्म आया, इंडस्ट्रीज आई, फैक्ट्रीज आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया, मशीनीकरण हुआ, मशीन्स आई। अब क्या होता है कि नई फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आ चुके हैं, नए तरीके आ चुके हैं प्रोडक्शन के। तो जो ओल्ड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है बिटवीन द जमींदार एंड द मजदूर, वो चेंज करने पड़ेंगे। अब जो मजदूर है ही हैज टू बी फ्री कि वो कहीं और भी काम कर सके, क्योंकि मशीनीकरण आ गया है, कंपटीशन आ गया है। तो ऐसे जब नई टेक्नोलॉजी आती है, जब नई फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आती है, तो ओल्ड जो रिलेशंस होते हैं वर्कर और ओनर के बीच में, वो चेंज होने ही होने होते हैं। एंड ऐसे ही सोसाइटी में भी एक चेंज आता है, ठीक है। अब 10 मार्कर क्वेश्चन था ये, और उसमें एनालाइज उसने बोला था। शुरू में जब भी एनालाइज हो, डायरेक्टली वी डोंट जंप टू एनालिसिस, हम पहले थ्योरी बताते हैं कि थ्योरी में थिंकर ने बोला क्या है। नाउ विल मूव टू एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस में क्योंकि 10 मार्कर, यू डोंट हैव टू ओवर एनालाइज, 2 या 3 पॉइंट्स दो, खत्म करो। कार्ल पॉपर, वेरी फेमस पर्सन, इन्होंने बोला कि जो मार्क्स है ना, ही गिव्स टू मच इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म बोल दिया कि भाई एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज डिटर्मिन्ड बाय इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो कार्ल पॉपर इज लाइक ऐसा नहीं है, एवरीथिंग इज नॉट डिटर्मिन्ड बाय इकोनॉमिक्स। और ज्यादा एम्फोसिस दे रहा है कार्ल मार्क्स, ही कहता है कि आइडियाज, ह्यूमन आइडियाज, दे ऑल्सो कंट्रोल व्हाट इज गोइंग ऑन इन सोसाइटी। आइडिया का कॉन्सेप्ट ये है कि वट एवर यू थिंक, ही गिव्स इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन थिंकिंग, ह्यूमन क्रिएटिविटी, के वट एवर वी थिंक, इरिस्पेक्टिव, नॉट इरिस्पेक्टिव बट to some extent that also plays a part in how the society changes, in how the society governs. For example, French Revolution आया, French Revolution में it was the people who actually revolted against the despotic rule,
ठीक है, जो 3 एस्टेट्स था फ्रांस का, कि लोग अपनी थिंकिंग, अपनी नई विचार लेके आते हैं, तब जाके सोसाइटी में एक बदलाव होता है। तो सोसाइटी के जो लोग हैं, उनके जो विचार हैं, उनकी जो न्यू थिंकिंग है, दैट हैज बीन इग्नोर्ड बाय मार्क्स। एंड मार्क्स कहता है कि बस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही है जो सारा कुछ डिटरमिन कर रहा है पूरी सोसाइटी में। तो कार्ल पॉपर चैलेंज्ड दिस। देन मार्क्स इग्नोर्ड कंसेंसस एंड इंटीग्रेशन। रैल्फ डैरेंडॉर्फ का आर्गुमेंट है कि मार्क्स तो ही जस्ट टॉक्स अबाउट कि देयर आर प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी, सम पीपल आर ऑस्ट्रेसाइज्ड, सम पीपल आर ऑप्रेस्ड, masses are oppressed by few elites because these few elites are owners of the forces of production. तो ये डैरेंडॉर्फ बोलते हैं कि मार्क्स इज एक्चुअली more focusing on conflicts, on the problems in the society. He's not focusing on the good things in the society, like integration, like consensus. People stay together, they are happy, they exchange ideas. The happiness part, the positive part of the society is ignored by Karl Marx. He overemphasizes on the conflict part of the society. ये बोला इसने. Then 2 argument मैंने दिए, 2 page I have been given. तो I will conclude, and conclusion, कभी भी आप conclusion लिखते हो, whether it's a 10 marker 20 marker, it has to have some kind of novelty, some kind of current affairs should be mentioned in your answer. कि what is the current relevance of the theory given by Karl Marx 200 years back. तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि nevertheless the theory provides a materialistic understanding of society. कुछ भी कह लो कि आइडिया से भी दुनिया चल रही है, पॉलिटी से भी चल रही है, कल्चर से भी चल रही है, बट वी कैन नॉट इग्नोर द रोल ऑफ मटीरियलिज्म इन सोसाइटी. पैसे का भी कुछ हद तक रोल है कि नहीं सोसाइटी चलने में, ठीक है. इफ यू डू नॉट ओन मनी, आपकी पावर कम हो जाती है, आप सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकते. You will be counted among the lowest section of the society, and that actually makes you powerless to bring any change in society. Leave alone society, in your own life you cannot bring a change if you are not owning any material things, if you don't own land, if you don't have wealth. तो materialistic understanding कार्ल मार्क्स ने दी कि पैसे के बलबूते पे भी दुनिया चल रही है, and it was quite relevant. अब current कौन कौन से ऐसी चेंजेस थे जो समझने में हमें कार्ल मार्क्स की थ्योरी काम आई. वन इज 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस. एनी फाइनेंशियल क्राइसिस यू कैन मेंशन. कि 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, दैट वाज कि यूएस में जो पीपल लॉस्ट देयर प्रॉपर्टीज, पीपल लॉस्ट देयर फ्लैट्स, देयर होम्स वर लॉस्ट. तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स. Whatever companies were there to increase their profit, they became over greedy and they over leveraged. उन्होंने ज्यादा, हद से ज्यादा लोन दिए लोगों को, लोग वो लोन वापस नहीं कर पाए, and that led to 2008 financial crisis in US, which eventually spread to rest of the world. इसके अलावा अरब स्प्रिंग, इसके अलावा ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट. ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट में यही था कि unemployed people in US, they were so frustrated that they said that we are the 99% and all the wealth, all the income in US is controlled by that 1% who work in Wall Street, the richest people. So they revolted that we will be occupying Wall Street and we will get our rights back. ये चीजें हैं. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया विद रिस्पेक्ट टू कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिक मटीरियलिज्म. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स गो फॉर अनदर फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट, क्लासिक सोशियोलॉजिस्ट, अर्ली सोशियोलॉजिस्ट, जिसने थ्योरी दी, हमें थ्योरी दी उसने रिलीजन की. अब रिलीजन के बारे में एमिले दुर्खीम, फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट, ने क्या बोला? देखो, रिलीजन जो है, धर्म जो हम बोलते हैं, रिलीजन हैज अ वेरी वेरी बिग इंपॉर्टेंस इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज लाइक इंडिया. तो रिलीजन का कॉन्सेप्ट आपको समझने में बहुत मजा आएगा. लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज. इन व्हाट वे डिड दुर्खीम परसीव रिलीजन एज फंक्शनल टू सोसाइटी? फंक्शनल टू सोसाइटी मतलब ये है कि भाई रिलीजन जो है, रिलीजन में बुराई नहीं है, रिलीजन का एक काम है सोसाइटी में, रिलीजन के कारण कुछ चीजें हैं जो सोसाइटी में चल रही हैं. तो रिलीजन इज फंक्शनल, उसका एक फंक्शन है सोसाइटी में. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी. तो दुर्खीम ने रिलीजन को बहुत काम की चीज बताया. ठीक है,
इंट्रोडक्शन में अगेन हम थिंकर का नाम मेंशन करेंगे, हम उसकी किताब का नाम मेंशन करेंगे, एंड देन वी विल राइट कि उसने बोला क्या उस किताब में. दुर्खीम इन हिज द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जिसमें उसने रिलीजन की थ्योरी दी है. इसमें क्या बोलता है, ही शोज दैट द फंक्शनल रोल ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी थ्रू हिज स्टडी ऑफ अरुंता ट्राइब ऑफ ट्रोबियन आइलैंड्स. अब देखो ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा आइलैंड, अब दुर्खीम जो था ना उसने अर्बन सोसाइटी, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी जो यूरोप की सोसाइटीज थी वहां पे रिलीजन स्टडी नहीं किया. ही डिड नॉट इवन गो टू ऑस्ट्रेलिया का ट्रोबियन आइलैंड पे. दिस स्टडी वॉज डन बाय एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट था जो मैलिनोस्की करके. ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, ही वेंट टू दिस आइलैंड कॉल्ड ट्रोबियन आइलैंड्स. वहां पे एक ट्राइब रहती थी, अरुंता ट्राइब, अरुंता ट्राइब, ठीक है. उसको मेलिनोस्की जाके स्टडी करता है, एंड उसने जो स्टडी करी उस स्टडी को सिर्फ दुर्खीम वहां यूरोप में बैठ के उस स्टडी को एज इट इज, उस रिसर्च को उसने पढ़ा, देखा, और उसके बेसिस पे ही कम्स अप विद हिज ओन थ्योरी ऑफ रिलीजन. तो ही डिड नॉट इवन विजिट दिस प्लेस, बट उसकी स्टडी इसी प्लेस पे, इसी ट्राइब के बिहेवियर पे, यहाँ पर रिलीजन कैसे काम करना है इस पे बेस्ड है. अब देखो यहाँ पे व्हाट डिड ही ऑब्जर्व, क्या बोलता है कि दे वर्शिप्ड गुड गॉड इन द फॉर्म ऑफ टोटम. टोटम क्या होता है? टोटम इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड. गॉड हिंदू रिलीजन में हम देखते हैं मूर्ति पूजा हम करते हैं, हम गाय की पूजा करते हैं, हम सिखिज्म में गुरु ग्रंथ साहिब को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सेक्रेड बोलते हैं. अगर कोई रिलीजियस नहीं भी है, मान लो कोई भगवान को नहीं मानता है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंपॉर्टेंस देते हैं, हम अपने तिरंगे झंडे को इंपॉर्टेंस देते हैं. तो ये जो सिंबल्स हैं, जो जिसको इंसान, जिसको मैन इन सोसाइटी दे गिव अल्ट्रा इंपॉर्टेंस, की इसको सेक्रेड मानते हैं, इसको हम बहुत इंसान से ऊपर एक हमने ऐसी शुभ स्थान दिया है कि भाई दिस इज सेक्रेड, और मैं कैसा भी हूं उसको कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो टोटम इसी को बोलते हैं. गुरु ग्रंथ साहिब एक टोटम है, गाय जिसकी हम पूजा करते हैं वो एक टोटम है, गीता, भगवत गीता एक टोटम है, महाभारत रामायण टोटम है. तो ऐसी चीजें, ऐसी ऑब्जेक्ट, मूर्ति पूजा, मूर्ति, कृष्णा की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, वो एक टोटम है जिसको हम भगवान के रूप मान रहे हैं और उसको हम पूजते हैं. तो टोटम is a representation of God. It is a form of God which is worshipped by us, which is worshipped by that Arunta tribe. Clear है? फिर according to Durkheim, the roots of religion is in the social structure. अब this is very interesting observation and sociological angle से आपको ये बड़ी interesting चीज लगेगी कि दुर्खीम कहता है कि भगवान नहीं है, भगवान है नहीं है वो अलग बात है, बट हम ह्यूमन बींग्स when we are worshipping God, we are actually not worshipping some supernatural power जो पता नहीं कहाँ पे है, जो ओमनी प्रेजेंट है. कहते हैं ना कि भगवान हर जगह प्रेजेंट है, सबकी बातें सुन रहा है. कहते हैं हम जो इंसान है, हम किसी ऐसी अलग दिव्य शक्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं जो कहीं और बैठी है और हमारे को ऑब्जर्व कर रही है और हमारी चिंताएं सुन रही है और वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है. नहीं, दुर्खीम कहता है कि वी ह्यूमन सोसाइटीज, हमने जो गॉड का कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं, दैट इज एक्चुअली वी आर सेलिब्रेटिंग आवर ओन सोसाइटी. हम अपनी सोसाइटी में ही एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने गॉड का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं. ये इसने बात बोली कि जो रिलीजन है, इट इज इन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, वो सोसाइटी का पार्ट है. गॉड जो सोसाइटी का पार्ट है, बाहर को ही थर्ड पार्टी नहीं है, कहीं दूर स्वर्ग नर्क का कॉन्सेप्ट नहीं है. सोसाइटी में ही हमने रहने के लिए एक रिलीजन का पार्ट लेके आए हैं ताकि सोसाइटी चलती रहे, ताकि सोसाइटी में कामकाज होते रहे. तो रिलीजन का एक काम है, एक फंक्शन है सोसाइटी में जो हमने ही क्रिएट किया है. वी ह्यूमंस क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन. फंक्शन क्या है रिलीजन में? फर्स्ट फंक्शन रिलीजन में है, इट गिव्स द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड नेम. I am a Sikh, somebody is a Hindu, somebody is a Muslim, somebody is Jain, Buddhist.
ठीक है, तो हमारी एक सोसाइटी में एक ग्रुप आइडेंटिटी है, अलग अलग ग्रुप्स बन गए, उसके ग्रुप आइडेंटिटी, तो रिलीजन ने हमें एक आइडेंटिटी दी। आप यूपीएससी का फॉर्म भरते हो, उसमें भी दे आस्क व्हाट इज योर रिलीजन, और माइनॉरिटी है कि नहीं है, ठीक है। तो रिलीजन अपार्ट फ्रॉम आवर नेम, अपार्ट फ्रॉम आवर सरनेम, अपार्ट फ्रॉम आवर सिटी, विच सिटी वी कम फ्रॉम, उसके अलावा भी एक रिलीजन भी हमें एक आइडेंटिटी दे रहा है, हमारी एक पहचान है और हमें एक नाम दे रहा है। फर्स्ट फंक्शन ये है। उसी के अंडर एक और पॉइंट है कि मेनी टैबूज आर अटैच्ड टू इट विच हेल्प ब्रिंग सोशल कंट्रोल एंड चेक डेविएंट बिहेवियर। बिल्ली रास्ता काट गई, काली बिल्ली रास्ता काट गई, तो मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, ठीक है, ऐसी चीजें होती हैं। टाइम खराब चल रहा है, मेरे ग्रह नक्षत्र सही ही नहीं चल रहे, तो अभी मैं कोई नया इनिशिएटिव नहीं लूंगा। श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध में आई वुड नॉट बाय आयरन, आयरन से कोई चीज नहीं करूंगा, मैं गोल्ड नहीं खरीदते लोग, ठीक है। तो ये टैबूज बना रखे हैं, ये रिलीजन ने कुछ बंदिशें बनाई हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स बनाए हैं, ताकि हम ह्यूमंस का बिहेवियर कंट्रोल कर सके, ह्यूमंस का बिहेवियर चेक कर सकें कि दे शुड बिहेव, दे शुड वर्क इन वन डायरेक्शन। हिंदुइज्म में कहते हैं कि हम वी शुड नॉट ईट मीट, ठीक है, बीफ नहीं खाना है। तो मोस्टली हिंदूज आर, अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो दे आर वेजिटेरियन, ठीक है। वेजिटेरियनिज्म प्रमोटेड बाय रिलीजन, इट इज एक्चुअली कंट्रोलिंग योर बिहेवियर दैट यू शुड नॉट किल एनिमल्स, ठीक है। जेन्स ऑल्सो दे कवर देयर माउथ, ठीक है, जैन सात्विक फूड खाते हैं। तो रिलीजन ने जो आपके ऊपर टैबूज लगाए, आपके ऊपर रूल्स बनाए, आपको कुछ चीजें बोली, मना करी करने के लिए, वो आपका बिहेवियर कंट्रोल कर रहा है। इट इज चेकिंग डेविएंट बिहेवियर के जो सारे लोग जैन हैं या जो सारे लोग सिख हैं, वो एक तरीके से एक डायरेक्शन में बिहेव करें। तो आपकी कलेक्टिव बिहेवियर उन्होंने डायरेक्शन दिखाई, एंड कोई उस बिहेवियर से डिविएट ना करे, कोई उस बिहेवियर से हट ना जाए, ये एक रोल है। फिर नेक्स्ट है, सेकंड पॉइंट है कि रिलीजन के थ्रू क्या होता है। दुर्खीम कहते हैं कि रिलीजन के थ्रू दे वर्शिप द सेंट्रल वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की जो सेंट्रल वैल्यूज हैं, हमारी इंडियन सोसाइटी है, उसकी कुछ सेंट्रल वैल्यूज हैं, हम रिलीजन के थ्रू उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उसको मानते हैं। क्लैन एक्सोगेमी, हमारे क्या होता है कि गांव में सब लोग भाई हैं, तो शादी जो होती है गांव के बाहर होती है, ठीक है, या कास्ट के अंदर होती है, गोत्र के बाहर होती है, और विलेज के बाहर होती है शादी, ठीक है, क्योंकि गांव के सब लोग भाई बहन हैं। तो ये जो रूल्स हैं, ये जो सेंट्रल वैल्यूज हैं सोसाइटी की, एक्चुअली थ्रू रिलीजन वी आर वर्शिपिंग द सेंट्रल वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। हिंदू रिलीजन में कास्ट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ इट, इट इज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट। तो कास्ट के अंदर ही शादी करनी है, गोत्र के बाहर शादी करनी है, कास्ट के अंदर भी रूल्स हैं बहुत सारे, कैसे करनी है, किस कास्ट में किस नहीं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इंटर रिलीजन तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो रूल्स, ये जो चीजें रिलीजन इंट्रोड्यूस करता है, वी आर एक्चुअली वर्शिपिंग द सेंट्रल वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी। हमने ही बनाई और हम ही रिलीजन के थ्रू उसको अपनी सोसाइटी में इम्पोज कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू वर्शिप दीज वैल्यूज, ठीक है। सेकेंड, थर्ड पॉइंट आता है कि रिलीजन ब्रिंग्स कलेक्टिव एफरवेसेंस। वेरी फैंसी वर्ड, बट दिस वाज यूज्ड बाय दुर्खीम, सो यू हैव टू मेंशन दिस वर्ड, कलेक्टिव एफरवेसेंस। एफरवेसेंस का मतलब क्या होता है? व्हेन यू डू अ लैब एक्सपेरिमेंट, लैब में आप एक्सपेरिमेंट करते हो, कुछ आपने ऐसे केमिकल डाला, एकदम से बुलबुले उठने लग गए, एकदम से ऐसे झाग सी बन गई, उसको बोलते हैं एफरवेसेंस, कि एकदम से झाग सी बन गई, बुलबुले उठ गए और केमिकल जो थे वो रिएक्ट कर गए। तो सोसाइटी में रिलीजन जो है कलेक्टिव एफरवेसेंस लेके आता है। कैसे? आप सेलिब्रेट करते हो गणपति फेस्टिवल, तो गणपति बप्पा मोरिया जब वो ऐसे पिरामिड बनाते हैं और मटकी फोड़ते हैं, ठीक है, दैट इज अ कलेक्टिव सेलिब्रेशन, ठीक है। आप होली आता है, होली का टाइम आता है तो आप सेलिब्रेट करते हो, सब लोग इकट्ठे होते हैं, कलर्स फेंकते हैं, यू एंजॉय,
This is collective effervescence, the expression, the charged atmosphere where people express common bond which unite them, where we gather as a collective entity. हम अपने व्यूज एक्सचेंज करते हैं, वी सेलिब्रेट आर बॉन्ड्स, वी यूनाइट. तो ऐसा एक चार्ज एटमॉस्फेयर जब बनता है रिलीजन के थ्रू, ठीक है, जगराते होते हैं आपके, जगरातों में यू एंजॉय, ठीक है. तो ऐसे जो रिलीजन के थ्रू हमें जो फेस्टिवल्स मिले हैं, हमें जो रिचुअल्स मिले हैं, यज्ञ करते हैं, इसके थ्रू एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनता है, एक ऐसा दिव्य एटमॉस्फेयर बनता है, डिवाइन एटमॉस्फेयर विच वी एंजॉय, where we feel our bonds with the rest of the individuals in the society. तो this is collective effervescence. ये religion के थ्रू हम अपने social bonds को strong कर रहे हैं. फिर आता है the concept of sacred and profane. It considers the society as sacred and in dignity and profane. तो basically दुर्खीम ने sacred और profane का एक concept दिया था. What he says is, सोसाइटी है, सोसाइटी में एक इंसान है जो एक इंडिविजुअल है, दैट हैज लेस वैल्यू इन कंपैरिजन टू पूरी जो सोसाइटी है. सोसाइटी का एक कंट्रोल है, सोसाइटी कुछ वैल्यूज हैं, कुछ नॉर्म्स हैं. तो सोसाइटी जो है दैट इज सेक्रेड, और जो मैन है, जो इंडिविजुअल है, वो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, दैट इज प्रोफेन. प्रोफेन वर्ड यूज किया गया है कि भाई वो एक आम इंसान है, उसकी इतनी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है. सोसाइटी के जो वैल्यूज हैं वो हमें बचा के रखनी है, वो वैल्यूज आगे जानी चाहिए. तो सोसाइटी को उसने एक ऊपरले लेवल पर रखा, एक ऊपरले पायदान पर रखा कि वो सेक्रेड है, उसकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है सोसाइटी की, और हम सिर्फ उसका एक पार्ट हैं, हमारी इंडिविजुअल लेवल पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन. अगेन इफ आई कंपेयर इट विद, जैसे मैंने टोटेम की बात करी थी कि गाय जो है, हम गाय की पूजा करते हैं हिंदू रिलीजन में, तो गाय, काउ इज सेक्रेड. उसके कंपैरिजन में अगर मैं किसी और एनिमल की बात करूं तो दोज एनिमल्स आर नॉट सेक्रेड, दे आर, सेक्रेड का ऑपोजिट वर्ड है प्रोफेन. इफ दे आर नॉट सेक्रेड दे आर प्रोफेन. कि भाई उसकी इतनी पूजा नहीं होती, कुत्ते की पूजा नहीं होती, हमारे गाय की ही पूजा होती है, या भैंस की पूजा नहीं होती. तो अ बफलो इज प्रोफेन इन कंपैरिजन टू अ काउ इन हिंदू रिलीजन. इसी के साथ उसने फिर सोसाइटी को सेक्रेड बोला और मैन को उसने प्रोफेन बोला. ठीक है, ये चीज है. फिर अब इसके क्रिटिक पे आ जाओ. दुर्खीम बोल रहे कि हाँ जी सोसाइटी तो फंक्शनल है, सोसाइटी के सारे गुण गा दिए, रिलीजन के सारे गुण गाए कि रिलीजन सोसाइटी हमारे सोशल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर रहा है, यूनाइटेड रख रहा है हमें, ठीक है, हम सेलिब्रेट करते हैं रिलीजन को, हम पूजते हैं. बट उसने नेगेटिव पॉइंट्स तो गिनाए नहीं रिलीजन के. स्पेशली प्रॉब्लम ये थी कि बिकॉज ही स्टडीड अरुंता ट्राइब, वहां पे एक ही रिलीजन था, इट वाज अ स्मॉल ट्राइब. So when we talk about a society like India, where we have more than one religions, we have the most number of religions than any other country in the world. The most diverse in terms of religion, in terms of language, in terms of dialect, in terms of cuisine, कुछ भी कह लो, इंडिया की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है. तो जब बहुत सारे रिलीजन इकट्ठे होते हैं तो उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट आती हैं, एंड दैट इज वेयर द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिलीजन कम्स. उसकी उसने बात नहीं करी. फर्स्ट क्रिटिक हम देख लेते हैं. कार्ल मार्क्स क्या बोलेंगे? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भाई रिलीजन जो है ना, इट इज वेरी फेमस स्टेटमेंट, ओपियम ऑफ द मासेस. ओपियम क्या होता है? ओपियम नशा होता है. ठीक है, कि रिलीजन जो है सब मासेस को एक नशे में रख रही है. दे आर नॉट कॉन्शियस ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी, देयर माइंड इज समवेयर एल्स. हाउ? आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, यू आर पुअर, आपका लोन डिफॉल्ट हो गया, आप सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कहाँ देखते हो? कि पूजा कर लेता हूं मैं, मंदिर में दान कराता हूं, या पानी चढ़ाता हूं, सूर्य नमस्कार कर देता हूं, सुबह सूर्य को पानी चढ़ाता हूं. तो रिलीजन, आप रिचुअल्स करने लगे, आप यज्ञ करने लगे, बट यू फॉरगॉट अबाउट
योर ओन प्रॉब्लम्स, जो आपको खुद से जाके सॉल्व करनी थी, अगर आपका कुछ लॉस हुआ है पैसे का, दैट हैड सम अदर रीजन, वो आप सॉल्व करने की जगह यू स्टार्टेड फॉलोइंग सर्टेन काइंड ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स। आपने अंगूठी पहन ली, आप वेजिटेरियन बन गए। तो Karl Marx says that religion is actually diverting the minds of people from the actual problems, the real problems they are facing. पॉवर्टी हो गई या क्राइम रेट बढ़ रहा है या कुछ भी उनकी लाइफ में दिक्कतें हैं, उससे रिलीजन आपका ध्यान हटाता है। ओपीएम का मतलब ये है, एंड इट एक्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड सोशल कंट्रोल। ऑपरेशन का तो आप ठीक है, सीधा सीधा मतलब ये है कि देखो रिलीजन, स्पेशली इन हिंदू रिलीजन वी टॉक अबाउट कास्ट सिस्टम, तो हिंदू रिलीजन टू सम एक्सटेंट जस्टिफाइज कास्ट सिस्टम, तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है कि हाँ, अ सर्टेन कास्ट, पीपल ऑफ सर्टेन कास्ट विल नॉट एंटर। अगेन यहाँ पे आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, former president who visited Pushkar temple, and when he came out and went back to Delhi, the pandits of Pushkar temple, they purified the temple. ठीक है, so it is, religion has a negative role also, it is an instrument of oppression also, and social control also. It tells you what to do and what not to do, which may not be functional for the society. जो superstitions हैं, जो आप रिलीजियस डॉगमास के बिल्ली रास्ता काट गई तो मैं उस रास्ते से नहीं निकलूंगी, इज इट लॉजिकल? बट इट इज प्रमोटेड बाय रिलीजन। नेक्स्ट आपका आता है फेमिनिस्ट। अब फेमिनिस्ट इसमें बिकॉज इट्स अ 10 मार्कर, आई विल गिव ओनली 2 क्रिटिक्स। फर्स्ट कार्ल मार्क्स का बोल दिया, देन फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं कि भाई रिलीजन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेशन एंड ऑपरेशन। फेमिनिज्म जो स्कूल है, फेमिनिज्म दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट कि विमेन, कोई भी टॉपिक है उसमें विमेन आर बीइंग ऑप्रेस्ड, विमेन आर बीइंग टारगेटेड, विमेन आर ट्रीटेड डिफरेंटली, दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो हाउ इज रिलीजन ऑप्रेसिंग द विमेन इन सोसाइटी? इसमें आप ट्रिपल तलाक की बात कर सकते हो, इसमें आप सती की बात कर सकते हो, विडो रिमैरिज। सती एंड विडो रिमैरिज ड्यूरिंग colonial times they were not permitted, sorry, widow remarriage was not permitted and sati has to be followed in Hindu religion. ठीक है, तो रिलीजन जो है इट एक्चुअली ऑप्रेसेस विमेन। अगर हम क्रिश्चियनिटी की भी बात करें तो विमेन आर नॉट, till recently women were not allowed to become pastors in the church, only males can become pastors in the church. तो religion is being used to exploit women in the society. ठीक है, ये फेमिनिज्म स्कूल ऑफ थॉट बोलेगा। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बिकॉज यू हैड टू मच ऑफ कंटेंट टू राइट, तो इवन इफ यू डू नॉट राइट द कंक्लूजन दैट इज फाइन। ठीक है, कंक्लूजन में आप सिर्फ अगर लिखना है तो यू कैन राइट दैट डिस्पाइट द क्रिटिक, डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म ऑफ दुर्खीम्स थ्योरी ऑफ रिलीजन, his theory is still relevant because it helped us study the role of religion in uniting the society, in bringing social bonds stronger in the society. ठीक है, तो ये आप थोड़ा लिख सकते हो। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, जो कि मैक्स वेबर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिक सोशियोलॉजिस्ट, उनकी थ्योरी है ब्यूरोक्रेसी पे। ब्यूरोक्रेसी, आप सब ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, आप सब IAS PCS बनना चाहते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी पे वेबर की थ्योरी है, ये हम पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हम थोड़ा सोशियोलॉजिकल एंगल से पढ़ेंगे कि मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या बोल दिया, और उसको वी विल एग्जामिन। द क्वेश्चन इज यू हैव टू एग्जामिन व्हाट मैक्स वेबर सेड अबाउट ब्यूरोक्रेसी। Introduction, again introduction में you will give the name of the thinker and the book in which he gave the theory of bureaucracy. तो introduction क्या बनती है? Salient features of bureaucracy are based on ideal type of bureaucracy. Ideal type कुछ नहीं है, it's a fancy word. इसका मतलब ये होता है कि salient features क्या है bureaucracy के, bureaucracy के main characters क्या हैं, तो उसको उसने ideal type बोल दिया। Ideal type of bureaucracy in Weber book। अब बुक का नाम क्या है? बुक का नाम जरूर गूगल करके ढूंढ के जरूर मेंशन करना, ऑन रैशनलिज्म, ब्यूरोक्रेसी एंड रिलीजन।
तो 3 टॉपिक इसने इस बुक में कवर किए थे, रिलीजन, रैशनलिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। हम यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम बोलेंगे कि उसने क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं ब्यूरोक्रेसी के, या यू कैन से आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी उसने क्या प्रपोज किया था। फर्स्ट पॉइंट ही सेज दैट ब्यूरोक्रेसी इज बेस्ड ऑन लीगल रैशनल अथॉरिटी। ठीक है, लीगल रैशनल अथॉरिटी मतलब क्या है कि आप एक डीसी हो, आपके नीचे कुछ लोग काम करते हैं, आपके ऊपर कुछ लोग काम करते हैं। बहुत ही रिजिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, इसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। एंड वट एवर डिसीजंस यू टेक एज द डीसी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, इट हैज टू बी रैशनल, इट हैज टू बी ऑब्जेक्टिव, इट हैज टू बी ऑनेस्ट। उसमें आपके कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होना चाहिए। तो रैशनैलिटी की बात करी गई है कि आपको जो अथॉरिटी, the authority that has been given to you as DC, that is a very rational authority. Rational का यहाँ पे 2 मतलब है। One is that you became DC through a very rational competitive exam where all the aspects of your personality were tested at prelim stage, at main stage, at interview stage. So the authority you have over your subordinates, that is legible, that is legal rational authority, because you have the brains, you have the talent to be the DC. Second is कि जो rationality, all the decisions you have to take as DC of a district or as a bureaucrat, they have to be rational. There has to be some logic and reason. It should not be based on your whims and fancies. Whatever you felt like in the morning, you said that. You are accountable for whatever directions you give to your subordinate, for whatever actions you take. अगर आपने कहीं ज्यादा खर्चा कर दिया सड़क बनाने में, यू आर अकाउंटेबल दैट इतने करोड़ लगने थे, आपने इतने एक्स्ट्रा लगा दिए, तो दिस इज अ क्वेश्चनेबल डिसीजन ऑन योर साइड। ठीक है, फिर ऑफिशियल्स आर प्लेस्ड इन हायरार्किकल ऑर्डर। हायरार्की तो है ही, प्रमोशन। अब आप ब्यूरोक्रेसी में घुसे, आप कितने भी टैलेंटेड हो, आपका रैंक 1 है, स्टिल इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू बिकम डीसी, या उसके बाद इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू बिकम अ कैबिनेट सेक्रेटरी। तो देयर इज अ वेरी रिजिड हायरार्की विच कैन नॉट बी वायलेटेड। एक आपके ऊपर कुछ लोग हैं तो हैं, चाहे आप उनसे टैलेंटेड हो, एंड यू कैन नॉट क्वेश्चन और यू कैन नॉट चैलेंज देयर एक्शंस, यू हैव टू लिसन टू देम, योर सबऑर्डिनेट्स हैव टू लिसन टू यू। तो इट्स अ वेरी रिजिड हायरार्किकल। हायरार्की मतलब कि रैंक्स हैं, एक ऑर्डर है, ऊपर से नीचे है, और जो नीचे वाले हैं दे हैव टू लिसन टू ऊपर वाले लोग, उनको अपने ऊपर वाले लोगों को सुनना पड़ता है। तो द रैंकिंग, द ऑर्डर मींस हायरार्की। ऑफिशियल्स आर प्लेस्ड इन एन ऑर्डर, टॉप टू बॉटम। थर्ड पॉइंट है ब्यूरोक्रेट्स आर परमानेंट एंड पेड, दे मे हैव टू वर्क ओवर टाइम। अब देखो मैक्स वेबर ने ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में ही डाल दिया कि ब्यूरोक्रेसी मतलब ओवर टाइम तो करना ही पड़ता है। ठीक है, पैंडेमिक में द ब्यूरोक्रेट्स, द आईएएस ऑफिसर्स, दे वर ऑन ड्यूटी 24/7, दे वर हैविंग मीटिंग लेट इन द नाइट। तो द concept of bureaucracy itself, it demands overtime. Overtime is one of the main characteristics of bureaucracy given by Weber. और ये बोलता है कि it's a permanent job and it's a paid, whatever work you do you will get paid, and it's a permanent job that once you get selected, unless you do something very strange or very extreme, you cannot be thrown out of your job. It's not a contractual job, it's a permanent job. ठीक है, permanent job, it gives security of your job so that you are more committed to your work. फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस एंड एक्शंस आर रिकॉर्डेड इन राइटिंग। ठीक है, अगर आपको आपका कोई पॉलिटिशियन एमएलए का फोन आता है कि भाई मेरा ये काम कर दे, या ट्रक निकलना है, ट्रक निकलवा दे बिना चेकिंग के, you say on phone that sir please give me your orders in writing and I will act on it or I will think about it. Whatever orders anybody gives you, even if it's your senior, it has to be in writing so that tomorrow if your senior backtracks, if he does not agree that he gave these orders because the orders were illegal,
then you have the proof in writing that sir, you gave me these orders and that's why I took these actions. So you are accountable for the orders you gave and the orders are in writing, they are recorded in writing. ठीक है, easy है, आपको ये चीजें समझ में आएंगी, पहले से पता होंगी. strict adherence to rules and regulations. rules and regulations, rule of law, इंडिया में क्या है, रूल ऑफ लॉ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. तो रूल्स को अगर you as a bureaucrat, if you violate the rule, it has to be a very very strong reason, because if you are violating the rule, it cannot be, you know, justified in a high court or a supreme court. Any judiciary you go, if you're violating the rule, it is very difficult to justify. If you follow the rules and regulations, no matter what it is, you will be, it is the rules and regulations which save you when a court case is filed against you. ठीक है, तो तब आप बोलते हो कि these are the rules and I followed these rules, and the judiciary, the Supreme Court and the High Court judges, they go by the rules of the book. If the rules are followed, then the bureaucrat is not at fault. 6th point है, work is vocation, that is it is driven by honesty and dedication. आप ethics में भी पढ़ते हो, civil services rules में भी लिखा है that you have to be upright, you have to be honest, your actions, your personality should be it should have integrity, that you should not flinch no matter how much a politician or any your senior asks you to deviate from your duties and asks you to do some illegal work or work which is not expected from you. So your personality should be upright, you should have a spine, you should take stands. ये चीजें आती हैं, work is vocation, honesty, dedication, objectivity, fairness, ये चीजें, this is also part of the bureaucracy, bureaucrat के काम है ये. 7th आता है, personal emotions should not affect work. तो when we talked about rational decision, rational authority आपके पास, तो you cannot be driven by your emotions. ठीक है, आप एक अथॉरिटी पे हो, यू आर अकाउंटेबल, दिस इज नॉट योर पर्सनल मनी. सो इफ यू आर, अगर कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है, देर आर सम पीपल हु विल कम टू यू एंड दे विल ट्राई टू गेट मनी फ्रॉम यू, डोनेशंस फ्रॉम यू और एनी काइंड ऑफ वर्क बेस्ड ऑन इमोशंस. तो यू कैन नॉट टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन योर इमोशंस, इट हैज टू बी बेस्ड ऑन योर rational thinking, some logic, some reasoning, not just only emotions. So emotionals had been set aside. अब आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ब्यूरोक्रेसी का जब कॉन्सेप्ट उसने दिया तो उसने क्या क्या मेन चीजें बोली. अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन ने बोला कि उसका एनालिसिस करो. एनालिसिस की ही हेडिंग बनाई, जो वर्ड आपके क्वेश्चन में लिखा है, वट एवर वर्ड, वेदर इट्स एग्जामिन, वेदर इट्स एनालिसिस, वेदर इट्स क्रिटिकली एनालाइज, वो आप हेडिंग बनाओगे एंड देन बिलो दैट यू विल राइट योर पॉइंट्स. फर्स्ट इज, थ्रू द आइडियल टाइप वेबर वाज एबल टू इन्फर बोथ द फंक्शंस एंड डिसफंक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी. वेबर जो था, वेबर ने देखा कि जो ब्यूरोक्रेसी, वॉट एवर ब्यूरोक्रेसी कॉन्सेप्ट ही स्टडीड, ही सेड दैट bureaucracy has some good things but it also has some bad things. The good things are the functions, the positive functions, and the bad things are the dysfunctions of bureaucracy. कि भाई इतनी रैशनैलिटी आपने घुसा दी कि उसको इमोशन से काम नहीं करना है, उसको सिर्फ लॉजिकल डिसीजंस लेने हैं, तो दैट एक्चुअली रिड्यूसेस अ ह्यूमन बीइंग टू अ मशीन, टू अ रोबोट. इसकी बात करेगा आगे के पॉइंट्स में, देखते हैं. Weber argues that technical superiority of bureaucracy, technical superiority, technicalities को ज़्यादा importance दी गई है bureaucracy में, in terms of specialist skills and exclusion of personal emotions and interests are designed to further organizational goals. वही मैंने आपको बात बोली कि as a human, the only thing that differentiates you from a machine, from a robot, is that you can cry, you can laugh, you have emotions, and emotion वाला part तो bureaucracy में निकाल दिया, तो that has reduced a human being to the level of a machine. अगर हम मशीन की तरह ही काम करना है,
अगर हम टेक्निकलिटी को, टेक्निकल डिसीजंस को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में, और हमारे जो स्किल्स हैं कि भाई कोई भी हमने ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी करनी है, हमें कोई काम करना है, ब्यूरोक्रेसी एक स्ट्रक्चर है, उसके थ्रू काम करना है, तो पर्सनल इमोशंस को जब आपने हटा दिया, देन दिस इज एक्चुअली इनह्यूमन, दिस इज एक्चुअली very too much rationality, too much technicalities are being focused on for a good organization to work on an effective action. अगर आपको कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अच्छे से कंप्लीट करनी है, तो some level of emotion, some level of sympathy, empathy, which you study in your ethics paper also, that if the time demands, sometimes you have to violate the rules also. If somebody is crossing red light and you stop him and he was actually taking a patient to a hospital, that's why he crossed red light, then you would not stop them and impose fine on him. You would actually let him go. ठीक है? तो this comes from personal emotions, this comes from empathy towards humans, other humans in the society. तो ये वहां पे उसने इग्नोर कर दिया. थर्ड पॉइंट आता है कि वेबर वरीज के ब्यूरोक्रेसी, अब अगेन वही बोलता है कि इट्स एन आयरन केज, ये एक लोहे की जेल है ब्यूरोक्रेसी को. उसने बोल दिया कि इतनी ज्यादा रैशनैलिटी है, ऊपर सबॉर्डिनेट का आपको यू हैव टू ओबे हिज रूल्स, यू हैव टू गिव डायरेक्शंस, योर सबॉर्डिनेट्स हैव टू ओबे योर रूल्स, यू कैन नॉट क्वेश्चन, आपको रूल्स फॉलो करने हैं, आपको रैशनल डिसीजंस लेने हैं, आपको ऑनेस्ट, आपको ओवर टाइम भी करना है, पर्सनल इमोशंस नहीं लेने हैं. तो कहता है कि बहुत ज्यादा रैशनैलिटी हो गई है. रैशनैलिटी मतलब कि एवरीथिंग इज ऑप्टिमाइज्ड टू सच एन एक्सटेंट दैट फीलिंग्स, इमोशंस, फ्लेक्सिबिलिटी इज गॉन. इट इज आयरन केज, इट इज सो रिजिड दैट अ ह्यूमन फील्स ट्रैप्ड इन द आयरन केज ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इन द आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी. तो इट लीव्स नो स्कोप ऑफ ह्यूमन लिबर्टी एंड क्रिएटिविटी. मेरे को कोई नया आइडिया आया बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एज अ डीसी, आई वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट दैट, बट देर इज नो स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी, देर इज नो स्कोप ऑफ ह्यूमन लिबर्टी. मेरे को अगर कोई ऑटोनॉमी, मेरे को अगर कोई डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंस नहीं है, इफ आई कैन नॉट टेक एनी डिस्क्रिशनरी डिसीजंस बेस्ड ऑन माई ओन अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस, देन what is the role of me as a human being? Then you can replace me with a machine who would just follow the orders and implement it on the people. तो ये इसने डिसफंक्शन की बात करी है, नेगेटिव पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी की बात करी है. अब एग्जामिनेशन, इसमें 2 पॉइंट्स हैं. रॉबर्टो माइकल्स बोलते हैं, इन्होंने बुक लिखी थी आयरन केज ऑफ ओलिगार्की. ओलिगार्की मतलब होता है कि सम पीपल, अब देखो कितनी सीट्स होती हैं हर साल जब यूपीएससी का फॉर्म निकलता है, देयर आर हार्डली 800 to 1000 सीट्स, even lesser than that in the past 2 years, 600 to 700 seats. तो what Roberto Michel saying कि थोड़े से लोग हैं, oligarchy मतलब few people, few privileged people who have become bureaucrats, they are actually controlling the whole of society. कुछ elites हैं जो select हो गए, elite ही हैं, लाल बत्ती होती है. तो जो elite culture है bureaucrats का, that उसके बारे में उसने comment किया है कि bureaucracy reduces democracy to oligarchy. When you become an IAS and you start treating yourself as the king of the district, ठीक है, and you stop giving importance to the plight of the most marginal sections of the society, ठीक है, आप अपनी elitism में, आप अपनी अहंकार में, ठीक है, इतना गुम हो गए हो, the नशा जो होता है कुर्सी का बोलते हैं, उसमें आप इतना गुम हो गए हो दैट यू आर नॉट एट ऑल सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी फॉर विच यू वर सिलेक्टेड. तो तब कहते हैं कि अगर वो टाइम आता है कि देन डेमोक्रेसी गेट्स रिड्यूस्ड टू ओलिगार्की. ओलिगार्की मतलब रूल ऑफ द फ्यू, द एलीट फ्यू. फिर टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन सर्टेन डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड. यू कैन गिव एन नंबर ऑफ क्रिटिक्स हियर. मैंने 2 मेन चूज किए हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. सेंटर स्टेट रिलेशंस की आप बात कर लो, स्टेट की एक अलग लिस्ट है, सेंटर की अलग लिस्ट है, ठीक है. तो स्टेट को भी एक लेवल ऑफ ऑटोनॉमी दी जाती है कि आपकी जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, वट एवर द लोकल प्रॉब्लम्स यू सी, यू
those have been included in your state list that you handle on your own level, where center would not interfere. So this kind of flexibility, if it is not there in bureaucracy, ठीक है, bureaucracy में ही आ जाता है वो, because अगर आप when we talk about bureaucracy, we are not just talking about all India services जो IAS की है, we are talking about central services as well as state services. तो उसमें जो coordination है, उसमें जो flexibility at ground level we need to the level of state civil services या all India service में भी when you are deputed under state के अंडर काम करते हो, तो certain level of ground level flexibility is required in any organization for the optimum functioning, for efficient functioning, for productive functioning of that organization. तो यहाँ flexibility का point आप जरूर लिखोगे. And यहाँ पे आपका ये question end होता है. 10 marker question था, तो 2 pages में this is enough. You write, I have written a very optimized answer कि सब कुछ आ जाए उस 2 pages में. तो today we talked about 3 questions from 3 different thinkers, Karl Marx, Weber and Durkheim. Let's meet tomorrow with some questions, 3 questions from chapter number 5. If you have any demands at what area I should cover, you should put it in the comments below. As of now, thank you, stay connected. Let's meet tomorrow again at 10 AM live with me. Thank you.